बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, आज एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद के शहरियों ने सुबह जब ख़बरों की तरफ अपनी नज़र डाली तो उनको पता चला कि पिम्स में एक ऐसा सानेहा हुआ है जिसके अंदर 14 नौमौलूद बच्चे शहीद हो गए हैं, आग का नवाला बन गए। एक मैल फंक्शनिंग जो एसी के कंप्रेसर में बताई जाती है, उसकी वजह से पिम्स के जो पीड्स की नर्सरी थी उसके अंदर एक आग भड़क उठी और वो जिस तरह बताया जा रहा है आग इतनी जल्दी लगी कि बच्चों को बचाने का कोई निज़ाम नहीं बन सका। ये इतना ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या था कि इस पे हर आँख अश्कबार हो गई, हर दिल जो था वो डूब गया और ऐसा लगने लगा कि जैसे सानिया APS की याद ताज़ा हो गई हो। दोनों बड़े ही मुख्तलिफ वाक़े हैं, लेकिन दोनों में ही हमारा फ्यूचर जो था, एक डिलिबरेटली और दूसरा गफलत की वजह से लुक़मा अजल बन गए। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ के ऊपर, बताते हुए भी दुख हो रहा है, सुनते हुए भी दुख हुआ था। और इस चीज़ को मेंशन किए बगैर हमारा आज का टॉपिक ये नहीं था, लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, महकमों की गफलत की तरफ निशानदही करेंगे, हकूमती अहदेदारान की जो हठधर्मी है उसकी तरफ भी इशारा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जब गुल प्लाज़ा जैसे वाक़यात होते हैं तो उसके बाद भी हुकूमत सोई क्यों रहती है। इनको क्यों एहसास नहीं होता कि इस किस्म के वाक़यात एक आध दफ़ा हो जाएं तो सबक के लिए काफ़ी होते हैं और अगली दफ़ा कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हों, जिसमें मासूम शहरी, बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग वो मौत का निशाना बन जाए। हस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहां आप मरीज़ लेके जब जाते हैं तो आपकी आधी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। आप फिर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हस्पताल पहुंच गए और हमारे करने का काम हो गया। अब आगे अगर अल्लाह चाहे और दुआओं के नतीजे में सेहतयाबी हो तो फिर आप मुतमईन हो जाते हैं। ये वो जगह थी जहां जिन बच्चों को पैदाइश के बाद कोई इश्यूज़ होते हैं उनको रखा जाता है उस नर्सरी के अंदर, जहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त की जाती है उनकी फ़ॉर इनिशियल 24 to 48 आवर्स और मे बी 72 आवर्स, और वहाँ उनको एक लाइफ सपोर्ट मुहैया की जाती है ताकि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। और यही वो जगह थी जो उनकी मौत का सबब बन गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन माओं का क्या होगा जिन्होंने बच्चों को जन्म तो दिया लेकिन उनको सीने से नहीं लगा सकी। ये ख़बर सुनाते हुए भी दिल को बहुत अफसोस होता है और इसके ऊपर जितना गौर करें उससे भी हम बड़े उदास होते हैं। बात करेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल जो फेडरल मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उनके डिस्पोज़ल पे या उनकी मिनिस्ट्री के डिस्पोज़ल पे 2 हस्पताल आते हैं, एक पॉलीक्लिनिक और एक पिम्स। और ये वाक़या पिम्स में रूनुमा हुआ। कोई इतना बड़ा पैराफर्नीलिया नहीं है फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के पास कि जिसको संभाला ना जा सके। ये भी पता चला कि वहाँ पे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था एक्सपायर्ड था, कोई चीज़ चल ना सकी। बकौल मिनिस्टर साहब 26 फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल हुआ और जबकि जो टीम वहाँ पे रेस्क्यू के लिए आई उनका कहना था कि रेस्क्यू का इक्विपमेंट तो चलने के काबिल ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा पुराना था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद स्टाफ कहाँ पे था। बकौल मिनिस्टर साहब 1 मिनट के अंदर आग भड़क उठी और उसने जो एरिया था उसको अपनी लपेट में ले लिया। यानी 6:38 AM के ऊपर आग लगी और 6:39 पे आग भड़क उठी 1 मिनट के अंदर अंदर। उस 1 मिनट में अगर आग भड़क भी गई थी तो स्टाफ कहाँ पे था, जाहिर है पता तो चला होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रेस कॉल दी गई है, जो एमरजेंसी कॉल दी गई है, जो फायर फाइटिंग के लिए कॉल की गई वो 6:54 पे की गई। इस दौरान क्या हो रहा था वहाँ पे, स्टाफ कहाँ पे था? क्योंकि अगर 14 बच्चे थे और अगर स्टाफ में मैं एज्यूम करूँ कि 2 या 3 नर्सेज भी होती तो 2-2 बच्चे उठा के तो नौमौलूद बच्चों को 5-6 बच्चों को शायद बचाया जा सकता था। एक बच्चा बच सका, 14 बच्चे शहीद हो गए। और सीढ़ी लगा के बड़े हैपहैज़र्डली जो विजुअल सामने आए उसमें खिड़कियां तोड़ के कुछ बच्चों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे अपने एम न्यूज़ के नुमाइंदे से जो इस टाइम पे पिम्स में मौजूद हैं।
और इसके बाद प्रोग्राम में बात करेंगे ख़ित्ते की सूरत हाल की, पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल की और अमेरिका और ईरान की जंग किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर भी अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एम न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक नजीब इस टाइम पिम्स में मौजूद हैं। सानिया से लेके अब तक के अहवाल उनसे जानते हैं। सानिया से लेके अब तक के क्या अहवाल हैं, ज़रा नाजरीन के साथ शेयर करें। जी चौधरी साहब, देखिएगा, ये सुबह 6:38 पर ये वाक़या पेश आता है, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और जो धुआं है वो ऑक्सीजन जो बच्चों को लगी होती है उनके पाइपों में ये धुआं भर जाता है, जिसके बाइस कुछ बच्चों की जो मौत है वो दम घुटने के बाइस होती है और जो कुछ बच्चे हैं वो झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। वाक़ये के तकरीबन 7 मिनट के अंदर जो है वो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो नर्सरी वार्ड जहाँ पर बच्चों को रखा गया था, उसका जो एक तरफ का रास्ता था वो मुकम्मल तौर पर बंद था। उसके गेट को ताले लगे हुए थे, जिसके बाइस फायर ब्रिगेड के अमले को, रेस्क्यू टीमों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और खिड़कियों के शीशे तोड़कर जो रेस्क्यू हुकाम है या फायर ब्रिगेड का जो अमला था, वो खिड़कियों के शीशे तोड़कर उस वार्ड के अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने जो फायर फाइटिंग सिस्टम था उसको फायर फाइटिंग की। उसके बाद उन्होंने मलिक नजीब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। ये फरमा दीजिएगा कि आपको लगता है कि पिम्स की इंतजामिया किसी तौर पे भी किसी हादसे के लिए या इस किस्म की किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं थी? आपने इशारा किया गेट को ताला लगा हुआ था। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया किसी भी तरह से इस तरह के वाक़ये को से निपटने के लिए जो अस्पताल की इंतज़ामिया वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। इससे कबल 6 जुलाई को तकरीबन 1 डेढ़ माह कबल भी इसी तरह का आग का वाक़या हुआ था, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था और वो ज़्यादा उसको हाईलाइट भी नहीं किया गया था। लेकिन उस वाक़ये के बाद अस्पताल इंतज़ामिया को ये चाहिए था तो कम से कम वो मेंटेन रखते। इस हवाले से जो सीडीए की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से मुतअद्दिद मरतबा लेटर्स लिखे गए हैं और इनको जो अस्पताल की इंतज़ामिया है इनको आगाह किया गया है कि आपका सेफ्टी के और सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक आप अपने जो एसओपीज़ हैं उनको बनाएं। लेकिन उसके बावजूद जो पिम्स की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए, जिसके बाइस आज इतना बड़ा सान्या पेश आया और 14 जो नौमौलूद बच्चे थे उनकी अमवात हुई हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। और इसके बाद आपने देखा जिस तरह वज़ीर सेहत भी यहाँ पर आए, डीसी इस्लामाबाद आए, चीफ कमिश्नर आए, काफ़ी सारे सियासी लोग यहाँ पर आते रहे अस्पताल में और वो तमाम लोगों को उन्होंने यही कहा कि हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी है और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और आइंदा इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे निपटने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी बदकिस्मती है कि इससे कबल मुतअद्दिद जो इस्लामाबाद में आतिशज़दगी के वाक़यात रोनुमा हुए हैं, तो उस पर इंक्वायरी कमेटियां भी बनी हैं, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट या तो मंजरे आम पर आई नहीं। अगर मंजरे आम पर इंक्वायरी रिपोर्ट आई भी है तो उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी जो इक़दामात थे इस हवाले से किए गए कि आइंदा इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे निपटा जा सके। बर वक्त उन वाक़यात को रोकने के लिए कोई भी इक़दामात किए जा सकें। देखें, वाक़या होता है, ये हादसा है, सानिया है, ये हो जाता है, लेकिन बात ये है कि उसके फौरी बाद जो रिस्पॉन्स होता है वो करने के लिए आपके पास वो बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। वो सबसे ज़रूरी वो रिस्पॉन्स है या उसकी प्रिपेयर्डनेस है या तैयारी है जो आप किसी भी इवेंचुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए जिसकी ड्रिल्स भी होती हैं। 2 सवाल आपसे और करूँगा। क्या मिनिस्टर साहब ने और क्या ईडी पिम्स ने अपना इस्तीफ़ा देने की कोई बात की, आपके इल्म में है? देखें, ईडी पिम्स जिस टाइम यहाँ पर आए उनको मीडिया जो सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से ये सवाल किया गया कि ये इतना बड़ा सान्या हुआ है, क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? तो ईडी पिम्स की जानिब से ये कहा गया कि देखें, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी में अगर मैं जिम्मेदार हुआ, इंक्वायरी में ये चीज़ साबित होती है कि ईडी पिम्स जो है वो इस वाक़ये के जिम्मेदार हैं तो मैं इस्तीफ़ा ज़रूर दूंगा। इसका मतलब तो ये निकला कि अगर इसका मतलब ये निकला कि
उनको अगर कोई धक्के दे के जॉब से निकाल देगा तब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले वो इस्तीफ़ा खुद नहीं देंगे, वॉलंटरली नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं? आप ये देखें कि वज़ीर आज़म की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया, उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर दिया, ओहदे से हटा दिया और नए सेक्रेटरी जो सेहत हैं, उनको तैनात किया गया। लेकिन ईडी पिम्स को ओहदे से नहीं हटाया गया। ये बहुत बड़ा एक, आप इसको भी वाक़े पर वाक़या कह सकते हैं। हम इस पे सवाल करते रहेंगे। एक अस्पताल का सरबराह है। बिल्कुल जी। मलिक जी ये बताएं कि ड्यूटी पे मौजूद स्टाफ, आपने रोस्टर देखा है, कितना स्टाफ मौजूद होना चाहिए था? क्या उतना ही स्टाफ मौजूद था? और एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है, 6:38 पे आग लगी, मिनिस्टर साहब के बकौल 6:39 के ऊपर आग फैल गई और 6:54 पे फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। डिस्ट्रेस कॉल जो थी 6:54 पे दी गई। इतनी ताख़ीर क्यों हुई अगर आग नज़र आ गई थी? और स्टाफ ने क्या कोशिश की? बच्चों को बचाने की इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट था। अगर उस नर्सरी के अंदर स्टाफ मौजूद नहीं था तो वर्किंग स्टेशन पे या जो उनका नर्सिंग स्टेशन होता है उसके ऊपर तो उनको मौजूद होना चाहिए था। कितनी नर्सेज को मौजूद होना चाहिए था और कितनी नर्सेज वहाँ पे मौजूद थी? हमारी जो पिम्स इंतजामिया से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो 10 एहलकार हैं, उसमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक हेड नर्स है, 4 नर्सिस हैं, एक आया है और सिक्योरिटी गार्ड है। इसी तरह जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मजमूई पर 10 लोगों की ड्यूटी थी वहाँ पर। ठीक है। लेकिन जो बच्चों के लवाहिकीन हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, सिर्फ एक आया वहाँ पर मौजूद थी और जैसे ही आग लगी तो आया दौड़कर बाहर गई कि वो जाकर इस वाक़े की इत्तला दे सके। और वो जिस टाइम वो वापस आई तो आग इतनी फैल चुकी थी कि उसको उस पर काबू पाना जो अस्पताल के लोग हैं उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसके अलावा वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद होता है और मैकेनिकल स्टाफ भी मौजूद होता है। लेकिन जिस वक्त ये आग लगने का वाक़या पेश आया, वहाँ पर सिर्फ एक आया बताई जा रही है कि वो वहाँ पर मौजूद थी। कोई डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई नर्सिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जी मलिक नजीब, कोई तैयारी नहीं थी किसी भी हादसे से निपटने की, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई इस्तीफा सामने नहीं आया, स्टाफ मौजूद नहीं था। ये अब तक के हकायक है, मैं ठीक समझाऊं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, आप जी आप ऐड कर दीजिएगा। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं। पिम्स एक पुराना अस्पताल है, इसकी बिल्डिंग भी पुरानी है, पीड्स की बिल्डिंग भी पुरानी है। ये बता सकते हैं कि इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर कोई फायर ड्रिल्स हुई या उन्होंने कोई चेकअप, कोई अपनी वायरिंग को चेक किया हो, कोई मेंटेनेंस का कोई निज़ाम या कोई एसओपी आपके सामने आई हो, कोई इस तरह का मामला आपने चेक किया, कोई आपको जवाब मिला? इसके ऊपर बात करें। जी देखें, इस हवाले से जो मालूमात सामने आई है, गुज़श्ता 3 साल के अंदर पिम्स अस्पताल के लिए 22 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया। बिल्कुल। और सिर्फ 7 अरब रुपए का बजट जो है वो खर्च किया गया है। और जो पेड्स की पुरानी बिल्डिंग थी, इसके हवाले से भी जो इंतजामिया है उनको एक नई इमारत बनाकर दी गई थी कि इसको आप यहाँ पर मुंतकिल करें। उसमें नर्सरी भी है, गायनी वार्ड भी है और एमसीएच का जितना भी वो आप कहें स्टाफ है या जितने भी लवाजमात हैं वो सारे यहाँ पर मुंतकिल किए जाने थे। जी। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद सिर्फ यहाँ पर ओपीडी को मुंतकिल किया गया, यहाँ पर नर्सरी को नई इमारत में मुंतकिल नहीं किया जा सका। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और ये अगर मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊं, मैं समझता हूं ये जो ईडी पिम्स हैं, ये उनकी नाअहली है कि 2 साल से ये इमारत आपके पास मौजूद है, लेकिन आपने पुरानी इमारत से तमाम चीज़ें जो है वो नई इमारत में शिफ्ट क्यों नहीं की हैं। इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी कुछ देर कबल जो सेक्रेटरी दाखिला है, सेक्रेटरी सेहत आज ही तैनात हुए हैं, वो कैप्टन रिटायर्ड महमूद, उन्होंने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने तमाम तरह हकाइक जानने की कोशिश की। उसके बाद उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना था कि अभी हम इजलास के लिए जा रहे हैं, वज़ारत सेहत में इजलास होना है, उसके बाद जो भी इंक्वायरी में चीज़ें सामने आती हैं और जो जिम्मेदारान है उनका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका पॉइंट आ गया, आपने बड़ी अहम मालूमात से नाजरीन को जो है आगाह किया। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ, आपको क्या लगता है, एक जो लवाहिकीन हैं उनमें से किसी से आपने बात की और जो इंतज़ामिया है उसकी बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चरिंग कैसी थी, आपने देखी? क्या
नतीजा अखज़ करते हैं, ये इसके ऊपर भी कमेंट करें। देखें, वाक़ये के बाद जैसे ही मीडिया यहाँ पर पहुँचा तो जो पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से कोई ओहदेदार, सिर्फ़ एक ईडी साहब जो हैं वो यहाँ से गुज़रते हुए उनको मीडिया ने रोक लिया और उनसे सवालात किए। जी, इसके अलावा जो इंतज़ामिया के ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से कोई भी मीडिया पर नहीं आया और किसी भी जो सवाल है उसका जवाब नहीं दिया। ठीक। इलावा जी अगर मैं बात करूँ लवाहिकीन की, जी, तो लवाहिकीन का ये कहना था कि ये बहुत बड़ा सानिया है और हमारे बच्चे वहाँ पर इस तरह जाँ बहक हो गए हैं, ये इंतज़ामिया की गफ़लत है। बिल्कुल। एक तो वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं था, अगर नर्सेज़ वहाँ पर मौजूद होती, तो शायद काफ़ी सारे शायद बच्चे जो बच ये है जाते। इस व बिल्कुल। इतना बड़ा वाक़या ना होता। बिल्कुल, काफ़ी सारे बच्चे बच जाते। मलिक नजीब, आपने बड़ी तफसील से हमें आगाह किया सिचुएशन से। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की अपने इंट्रो के अंदर कि हमारा आज का पैनल डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ पे डिफेंस एनालिस्ट हैं। हमारे पैनल में इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। लेकिन जो आज दिलखराश वाक़या हुआ, जिसका आपकी खिदमत में मैंने कुछ अहवाल बताया, ज़िक्र किया, आप तमाम ख़वातीनों हज़रात को भी पिम्स के दिलखराश वाक़े के ऊपर शदीद रंज और अफसोस होगा। उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मेरा ओपनिंग क्वेश्चन हमारे तमाम पार्टिसिपेंट से यही होगा कि वो इस दिलखराश वाक़े को कैसे देखते हैं, उनकी क्या राय है इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत अहम है। हम सब पेरेंट्स भी हैं और हम सब पाकिस्तानी भी हैं। गुल प्लाज़े की आतिशज़दगी के बाद बड़ा अहम था, एक आई ओपनर होना चाहिए था हम सब के लिए कि हम इस चीज़ पे तवज्जो देते, ख़ास तौर पे हुकूमत और इदारे तमाम पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर तवज्जो देते कि इस तरह का कोई वाक़या दोबारा ना हो। लेकिन ये वाक़या फिर हो गया। मैं सईद मोहम्मद ख़ान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ख़ान साहब फरमाइएगा, पिम्स की आतिशज़दगी, 14 नौमौलूद बच्चे शहीद हो गए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज, आज सुबह उठते ही सबसे पहले जब इस वाक़ये का पता चला तो ईद मिलादुन नबी की जितनी खुशी थी वो, जिसका कहते हैं दिल बहुत ही खराब हुआ ये जी खबर सुन के। जी मैं उधर जो माँ बाप हैं उनकी तकलीफ का बहुत एहसास कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी जो एक है वो ही वेंट थ्रू नीकू। जी अब जो नीकू है वो जनरली उन बच्चों के लिए होता है जो जनरली या तो प्री मेच्योर हों या जरा थोड़े से यानी कि उनकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हुई जी हों और उनको वेंटिलेटर के ऊपर या सपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर रखा जाता है कुछ दिनों के लिए बिल्कुल। ताकि वो सरवाइव कर सके। जी सो वहाँ जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ही तकलीफ में होते हैं, क्योंकि वो अपने बहुत बच्चे तो हर एक को प्यारे होते हैं और ख़ासतौर पे जो माँ बाप होते हैं जब अपने बच्चे को पैदा होते ही इतनी तकलीफ में देखते हैं तो जी उनका बहुत बड़ा इम्तहान उस वक्त हो रहा होता है। बिल्कुल। और जो सबसे दिलखराश बात मेरी बात समझ में नहीं आई कि ये किस तरह था कि जब सिलेंडर फटा और या एसी के अंदर कोई मसाइल पैदा हुए तो उस वक्त कोई ना नर्सिंग स्टाफ था ना बिल्कुल, मेडिकल स्टाफ। वेरी वैलिड You पॉइंट। know, that was something very surprising to hear. जी So मेरे ख्याल में क्या कहते हैं कि अब जो है क्या कहते हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जी उसको पिम्स को एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पे लेना चाहिए। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और माया नाज हॉस्पिटल है जी और इस जगह इस तरह के एक्शन यानी कि इंसिडेंट्स का होना पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी लाइट में पेश नहीं करता। बिल्कुल अगर हम एक दो अंडर पासेस ना बनाएं, बेशक ना बनाएं, बिल्कुल लेकिन ठीक। सीडीए और गवर्नमेंट मिलके अगर पिम्स को ठीक कर सके
तो बेहतरीन बात होगी। दूसरी बात यह है कि पिम्स जो है ना फराज, जी एक बहुत छोटे इस्लामाबाद के लिए बना था, बिल्कुल लेकिन अब इस्लामाबाद की आबादी पिछले 20-25 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी सो मेरे ख्याल में अब जरूरत है कि पिम्स के साथ साथ के मुकाबले का या इतना ही बड़ा एक दूसरा हॉस्पिटल भी इस्लामाबाद में बनना चाहिए, जी ताकि कुछ प्रेशर पिम्स के ऊपर से कम हो ठीक और चीजों को बेहतर मैनेज किया जा सके। बिल्कुल। खान साहब आपका पॉइंट आ गया। रज़ा बशीर साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपका बड़ा तजर्बा है। हम प्रोग्राम के शुरू होने से पहले आपसे बात भी कर रहे थे और आपने बड़ी अहम मालूमात मेरे साथ शेयर की, जिस पे मैंने आपसे गुजारिश की कि नाजरीन के साथ भी वो मालूमात ज़रूर शेयर करें। एक तो पिम्स का वाक़या हुआ, दूसरा हमें पता है कि फ़ेडरल टेरिटरी के अंदर 2 सरकारी बड़े हस्पताल हैं और फेडरल मिनिस्ट्री जो हेल्थ की है उसके नीचे 2 ही हस्पताल हैं। ये 2 ही हस्पताल फेडरल मिनिस्टर से मैनेज नहीं होते, हम यही समझें। और इतनी बड़ी क़यामत बर्पा हो गई उन 14 माँ बाप के ऊपर, और बच्चे कितने अजीज़ हैं ये हम सब जानते हैं। और कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे। खान साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, नर्सें मौजूद नहीं थी। क्या इंतज़ाम चल रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं, ये फेडरल कैपिटल है, बाकी पाकिस्तान का क्या हाल होगा? प्लीज़ कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक तो जी ये बात है, आई थिंक फॉर दैट आपको एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। बिल्कुल इस्लामाबाद में जो है ना फायर प्रिपेयर्डनेस जी और जनरल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वो बड़ी सब पार है, इवन सरकारी बिल्डिंग्स में। जी अल्लाह करे वो वक्त ना आए और हमें वो दिन ना देखना पड़े कि जब कोई इससे बड़ा तो खैर मैं नहीं समझता कुछ आने हो सकता है। जी अब देखें, इसमें सिंपल सी प्रैक्टिकल बात है कि पहली बात तो ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, मतलब एक हॉस्पिटल है उसमें एसओपीज होती हैं। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे जिस तरह सईद साहब ने फरमाया जी कि वो स्टाफ कहाँ था, बिल्कुल ठीक है जी, जी और फिर वो स्टाफ या तो वो स्टाफ भी जल जाता ना साहब, तो फिर बिल्कुल हम ठीक कहते हैं कि जी हम देखें उन्होंने तो 9/11 रिस्पॉन्डर्स की तरह मतलब अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जी ये तो ना जाने कहाँ थे। बिल्कुल और फिर क्या इनको ये तौफीक नहीं हो सकती थी कि वहां से दरवाजे तोड़ते जैसे भी उन बच्चों को व्हील करके बाहर ही ले आते? बिल्कुल आप देखें ना कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी हो सकती है, जी कुछ सेक्टेरियन इंसिडेंट हो सकता है, तो जी aren't hospitals supposed to have to be like open and ready to receive casualties? बिल्कुल मतलब कोई वाकया उस वक्त हो जाता है, ईद जी मिलादुन नबी के किसी इज्तिमा में कोई गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल ठीक तो उनका रुख कहाँ होते हैं? और लोग उस वक्त जाके कोई मतलब है कि पिंडी में तो नहीं है हॉस्पिटल ढूंढेंगे, बिल्कुल तो लोग वहां पे क्यों नहीं थे? अब मसला ये है कि वो जो हमारी एक रटी रटाई आदत बन गई है ना, आईनी हाथ और हम ये कर देंगे कुचल देंगे, ये है जी वो है, जी आई एम सॉरी, दैट इज नॉट गोइंग टू कट इट। बिल्कुल क्योंकि जो माँ बाप के ऊपर जो गुजर रही है, आप उन्हें क्या कंसोलेशन देंगे? कुछ भी नहीं दे आई वॉज सकते। लुकिंग एट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हिमसेल्फ वाज अपॉइंटेड अंडर वेरी क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस, जी और सुप्रीम कोर्ट तक तो वो राणा साहब अपना केस लड़ते रहे हैं। दिस इज द बिल्कुल लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड एंड ही डिड नॉट फेवरेटिज्म दैट वी रिजाइन हैव। जी And he did not he resign. did not resign, भाई the federal पॉइंट ये minister है, did not resign, he said कि मुझे एग्जैक्टली, जैसा हुक्म मिलेगा वैसा कर दूंगा। तो पढ़े लिखे बंदे हैं, कमाल हुक्म है। का इस इंतजार करना इसको चाहिए आप उनको। कैसे जी देखें, इसको आप कैसे स्पिन कर सकते हैं? बिल्कुल देयर इज नो वे यू कैन स्पिन इट। और ये जिन लोगों के साथ ये हुआ है, जी वैसे तो हमारा अकीदा है बतौर मुसलमान, अल्लाह ताला उनके दिलों को जो है ना, अल्लाह ताला ही काशिफुल गम है, और बेशक अल्लाह ताला उनकी मगफरत का जरिया बनाई है जो ट्रेजेडी आमीन जी उन्होंने फेस की है। आमीन जी लेकिन ये है कि दिस इज सिंपली नॉट ऑन। और अगर कैपिटल में ये हो रहा है जी तो बाकी मुल्क में क्या पाकिस्तान होगा? का ये क्या अगर हाल होगा? पिंडी भटियां, बिल्कुल हाफिजाबाद, आई बिलोंग टू दैट, आई शडर टू थिंक कि मैं वहां पे बैठा हूँ, खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो गया, तो क्या देयर इज नो करेंगे? प्रिपेयर्डनेस। बिल्कुल तो ठीक मेरा मतलब है एक आधे महकमे को तो कोई वो कर लेना, ना आपसे आप देखें ना कि चलें सरकारी स्कूलों को देख लें, जी इतने इतने बड़े फुटबॉल फील्ड्स और ये वो, एंड यस द पेरिनियल आर्गुमेंट इज देयर कि इस्लामाबाद हैज एक्सपेंडेड अ लॉट। आप बिल्कुल ना एक्सपैंड होने देना, मतलब है बिल्कुल कि ठीक। कोई चेक ही नहीं है। या नया न्यूयॉर्क में तो अस्पताल आप बना लें, एक जैसे सईद साहब कह रहे थे, हाँ एक अस्पताल और बना हाँ लें, आप बना उसकी लेना, एक्सटेंशन कर लें, बन, इसे मॉडर्नाइज कर जी दें, जी बिल्डिंग नहीं बना लें। जी हाँ, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है ना, जहाँ बिल्कुल पे ठीक भी आवाम सफर कर रही है, जी अगर कहीं पर टेस्टेशन का चीजें हैं, कई लोगों को पासपोर्ट के दफातर ये वो, जस्ट एक्सपैंड द पर्सनल। बिल्कुल अब ठीक वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में देखें ना, ये इफ देयर इज नो प्रिपेयर्डनेस एंड
everywhere there's a disaster waiting to happen. बिल्कुल ठीक। तो इसको क्वाइट फ्रैंकली स्पिन नहीं किया जा सकता, लेकिन तमाम इस ट्रेजेडी में से ना एक हमें कम से कम ये लेसन लेना चाहिए जी कि कोई एसओपीज बनाएं, आइंदा से कोई प्रिपेयर्डनेस रखें, बिल्कुल कोई ठीक। ऐसी चीज रखें। दफ्तर खारजा में सारी उम्र हमने ड्यूटी रूम में एज सेक्शन ऑफिसर्स वी यूज्ड टू बी ऑन नाइट ड्यूटी एंड ऑल दैट, बिल्कुल क्योंकि दुनिया के किसी कोने में किसी पर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक। लेट्स अस्यूम द वर्स्ट, बिल्कुल लेट्स नॉट ठीक। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बिल्कुल लेट्स ठीक। नॉट हाइड बिहाइंड जब इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा। बिल्कुल ठीक। सम हेड्स रोल करने से भी बेहतर है अपने प्रोसीजर्स को बेहतर करें। प्रोसीजर्स को बेहतर अल्लाह करें। ताला हमें तौफीक दें। बिल्कुल आमीन। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर फरहत, आप से भी मेरा यही सवाल है, प्लीज़ इस पर कमेंट करें। हस्पतालों में तो छुट्टी नहीं होती स्टाफ की, चाहे ईद मिलादुन्नबी हो चाहे ईद हो, ये ऐसे नोबल प्रोफेशंस हैं, इसीलिए इनकी इतनी इज्जत है कि इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, इनका काम जो है वो बड़ा जिम्मेदारी वाला है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। आज का जो वाक़या हुआ है ये क्या कह लिए, एक मदर होने के नाते, खातून होने का नाते, एंड समवन हु हैज चिल्ड्रन हरसेल्फ, इट्स वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। और जी पिछले कोई एक हफ्ते से जो है वो इस तरह की सूरत हाल चल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा टिपिंग पॉइंट, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो जी हम हर कोई उसको हैशटैग जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर आयत, जी जस्टिस फॉर हिना, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट, जस्टिस फॉर किड्स, बिल्कुल एंड वो हैशटैग्स के अंदर जो है ना वो कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। अब अस्पतालों का अगर आप हालात देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि जिन माओं ने वो बच्चे जने होंगे जी वो किस हालात में उन अस्पतालों में उन्होंने अपनी जो है ना वो बच्चे आए होंगे, जी कैसे उन्होंने वो सफ़र किया होगा। और आप उन वालदेन की जो फुटेजेस आ रही हैं और जो बात वो कर रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रीट किया गया, ये तो एक कह ले हमें नज़र आ गया एक प्रोसेस, एक वाक़या हुआ और हमें नज़र आ गया कि अच्छा ये हुआ है और ये सिचुएशन है। आपको इमेजिन कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल जो डेथ रेट्स और चाइल्ड मोर्टेलिटी और वुमेन ऑन बर्थ रेट मोर्टेलिटी की हम किस लेवल पे है, वो तो एक अलग ही, जैसे जी हमारे दोस्त कह जी रहे थे कि एक अलग प्रोग्राम जो है ना वो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये मैं हमेशा ये समझती हूँ कि वो हमें एक वाक़या होता है, हमें याद आता है अच्छा हमें यूँ करना है, तो बिल्कुल उससे पहले होने वाली जो चीज़ें हमें प्रिपेयर्डनेस, हमें अपनी अपनी अपब्रिंग, अपनी लेवल ऑफ जो जी उसकी क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, जी इंस्टीट्यूशंस हैं, बी दैट हॉस्पिटल्स, बी दैट यूनिवर्सिटीज, जी बी दैट स्कूल्स, बेसिक स्कूल्स जो एजुकेशन के हैं, जी वो अगर हम अपने स्ट्रक्चर्स नहीं ठीक करेंगे तो टू बी ऑनेस्ट वी विल नॉट बी हैविंग क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स वर्किंग इन those centuries, जो बच्चे जिनको they were taken care of, जी we will not be having quality human resource, those who are building, who will be leading those institutions, we are not focusing, हमारी ये priority नहीं है। बिल्कुल तो हमें अपनी प्रायोरिटी मैं अब बनानी क्या चाहिए। you know you बिल्कुल have to, yes, बिल्कुल। और this is the एज आई point. सेड अर्लियर, 2 अस्पताल हैं इस फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास, तीसरा सीडीए हॉस्पिटल भी है लेकिन उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस सीडीए का है। तो ये 2 अस्पताल अगर पॉलीक्लिनिक और पिम्स इनसे मैनेज नहीं हो सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, और ये कैपिटल है। जो आज का हमारा असल टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात करनी थी, यूएस ईरान की जंग के तनाजुर के अंदर जो ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आई हैं और जो दुनिया में तब्दीली आई है कि अब इस जंग के बैकड्रॉप में जो अलाइंसेस हुई हैं उसने पूरी की पूरी जियो पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया है। सर सईद, आपसे सवाल करूँगा, ये सारी की सारी चेंजेस जो आई हैं इनके अंदर एक चीज़ हमें पता लगती है कि अब ये किसी एक मुल्क या 2 मुल्क के बस की बात नहीं है, इतना इंटरलिंक्ड है ये मामला कि सारे ही मुल्कों को कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा अमन की तरफ जाने के लिए भी या फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जाने के लिए भी। तो कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को, इस चेंज को इन द जियोपॉलिटिकल सीन ऑफ द रीजन एंड वर्ल्ड एट लार्ज? फराज, मेरे ख्याल में जो पिछले 6 महीने की जंग हुई है मिडल ईस्ट के अंदर, इसने दुनिया के जो बहुत सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ना उनको बहुत वाज़ेह कर दिया है। जी सबसे पहले तो ना, जो हम मुसलमानों को 1990 के बाद से 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया था। जी एक एथनिक डिवाइड थी मुसलमानों के बीच में जो क्रिएट की गई, और दूसरी थी सेक्टेरियन डिवाइड। जी और ये सबसे ज्यादा विजिबल थी इन द गल्फ कंट्रीज। अब जो है क्या कहते हैं, लेकिन इस जंग के बाद मुसलमानों को अब ये एहसास होता जा रहा है
कि ना अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकते जी। हैं, इसलिए उससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ठीक। दूसरा ये है कि इस इलाके में जो बुल इन द चाइना शॉप है वो है इजराइल, और उसने जो है क्या कहते हैं उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, और वो इस इलाके के अंदर अपने आप को बढ़ाने के लिए उसने सारे मुसलमान कंट्रीज को वीक रखा हुआ है। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ पिछले 6 महीने में देख लें फराज, तो इजराइल ने 5 मुस्लिम कंट्रीज से जमीन हथियाई है। जी। ठीक है ना, जॉर्डन से, इराक से, सीरिया से, पैलेस्टाइन से, इजिप्ट से जी। और जॉर्डन से। बिल्कुल। ठीक है ना। सो उसकी 5 कंट्रीज हैं जो उसको बॉर्डर करती हैं, और 5 कंट्रीज से उसने जमीन हथियाई है। लेकिन जी। आप देखें कितने अफसोस की बात है कि ये जो 5 कंट्रीज हैं इनमें से किसी ने भी उसकी एक्सपेंशन को रेजिस्टेंस नहीं दी। जी। ठीक है ना। हमने कभी नहीं सुना कि जी कि इजिप्शियन आर्मी आके सामने खड़ी हो गई है, हमने नहीं सुना कि क्या कहते हैं लेबनीज आर्मी आके खड़ी हो गई है, सीरियंस ने उनके यानी कि फॉरवर्ड एडवांस को रोका है। जी। ठीक है ना। और उसका मतलब ये नहीं है कि उनका दिल नहीं चाहता रोकने को, उनकी कैपेबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक। और ये कैपेबिलिटी वेस्टर्न पावर्स ने पिछले 40-50 साल में वहां बनने ही नहीं दी, बिल्कुल ठीक। ताकि इजराइल जो है वो एक तरीके से उस इलाके का हेजेमॉन जी। रहे और उस इलाके को कंट्रोल करे फॉर द वेस्टर्न पार्ट्स। अब जब ये चीजें क्लियर हो गई हैं मुसलमानों के दिलों में, जी। तो अब ये चीज जो है ये अब द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग टू हैपन इज कि आपने इनवर्ड्स देखना है और अपने आप को जो फ्यूचर में सिनेरियो बनने जा रहा है उससे अपने आप को बचाना है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया के अंदर अब रीजनल ब्लॉक्स बनने की तरफ मुसलमान कंट्रीज बढ़ रही हैं। जी। और इसी जगह है जहां पाकिस्तान अपनी रेलेवेंस बहुत ज्यादा देखता है। जी। ठीक है ना। गल्फ कंट्रीज को एहसास हो गया है कि बजाय इसके कि हम अमेरिका को उस बेसिस दें, उससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स रखें, इससे बहुत बेहतर है कि हम आपस के अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें, और जो हमारी जो ट्रेड है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली ट्रेड और टूरिज्म के ऊपर उनकी इकोनॉमी बेस्ड है, बिल्कुल ठीक। तो हम ये चीजें बहुत आराम से अपने आप को एक नॉर्मल मुल्क की तरह जी सकते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा, अगर आप ये देखें कि अगर आप पिछले 6 महीने की जंग को फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव देखें, जी। तो आप ये देखेंगे कि एक जंग थी जो पहले 40 दिन रही और अप्रैल में खत्म हो। जी। फिर दूसरी जंग का जो हाफ था ना वो था कि जिसमें हमने देखा कि अमेरिका जो था वो फोर फ्रंट पे था जी। और इजराइल कहीं पीछे रह गया था। और ये जो जंग थी जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींची हुई थी, जी। उधर इजराइल कहीं नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, अब दुनिया ये समझ रही थी कि इजराइल जो है वो बिल्कुल उसने एक बैक सीट ले ली है, जबकि उसने बैक सीट नहीं ली हुई थी। वो उसने अपने लिए एक नया थिएटर ऑफ वॉर खोल लिया था, ठीक। और वो थिएटर ऑफ वॉर था उसका मिडिल ईस्ट, जहां उसने लेबनान में, सीरिया में और जॉर्डन के अंदर अपनी जमीनें ली और अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड किया। जी। इसलिए अगर अब आप ये देखें कि अब जो है दुनिया के अंदर जो आप कह रहे थे कि आगे क्या होने जा रहे जी। हैं, तो अब लोग अपने आप को जो है ना, जो अमेरिकन पावर है उससे अपने आप को जरा दूर कर रहे हैं, और जो इमर्जिंग पावर है चाइना, उसके करीब करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक। इसीलिए आप देखेंगे जब ट्रेजरी सेक्रेटरी ने फराज क्या कहते हैं ये सेकेंडरी सैंक्शंस का जिक्र किया है, तो सिवाय यूएई के किसी मुल्क ने अभी तक उन सैंक्शंस के ऊपर लबैक नहीं कहा है। और अगर आप आज अल जजीरा या सीएनएन सुने, तो इवन अमेरिकन कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हलीफों ने हमारा साथ नहीं दिया जी। और लंबे अरसे तक ना दिया, जी। तो ये सैंक्शंस भी जंग की तरह फेल हो बिल्कुल जाएंगी ठीक। और अमेरिका को जंग की तरह बिल्कुल। इकोनॉमिक सैंक्शंस में भी शिकस्त होगी। बिल्कुल। सो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है। जी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अब वो जो हेजेमोनिक डिजाइन की वजह से जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनी हुई थी, वो यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो रही है, और अमेरिका की हरकतों की वजह से अब वो बहुत तेजी से बिल्कुल। तनज़ुली की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और जो हम एक इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर को देख रहे थे, उस इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रीजनल मिडिल पावर्स राइज करेंगी। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि हमारे इलाके में
पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है बिल्कुल ठीक टू है, बी अ रीजनल मिडिल पावर एंड देन प्रोग्रेस बिल्कुल इकोनॉमिकली टू। आपका पॉइंट आ गया और बड़ी अहम तरफ आपने इशारा किया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर राशिद, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमा दीजिएगा कि अभी जिक्र किया सईद मोहम्मद ख़ान साहब ने कि पाकिस्तान का रोल एज ए मिडल पावर इस ख़त्े के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से बड़ा अहम है। हाल ही में हमारे CDF का और इंटीरियर मिनिस्टर का दौरा भी हुआ ईरान का, और ये भी ख़बरें आई कि ये बड़ा कामयाब दौरा था, विदाउट मैंशनिंग टू मच डिटेल्स और द फैक्ट के होने क्या जा रहा है। आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान इस दफ़ा भी कामयाबी से इन दोनों जो वॉरिंग स्टेट्स हैं इनको टेबल पे ले आएगा, या वो क्या अहम चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि मंजर आम पे आने वाली हैं जल्द? प्लीज़ इस पर कमेंट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो यह है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो रॉयटर ने जो खबर दी थी वो ये थी कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल साहब को फ़ोन किया या रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जाके आप इस मसले को हल करने की कोशिश करें और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाएं। तो ये पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का ये इनिशिएटिव है जी। और हम माजी में भी देखते रहे कि 8 अप्रैल की जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ या हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ही सिलसिला और जंगबंदी का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ जी। दरमियान में भी आप देखें तो जो MOU साइन हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान का रोल बजरिया अमेरिका अगर हम कहें या बहुक्म अमेरिका कहें तो वो चलता आ रहा है। तो ये उसी का तसलसल है और यहाँ पे दोनों शख्सियात की ईरान के तकरीबन सब अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई और हस्बे मामूल मैं ये कहूँगा कि कभी भी पाकिस्तान के किसी भी हुक्काम में से किसी के भी दौरे को नाकाम नहीं कहा गया। बिल्कुल ठीक। हमेशा उसको बड़ा कामयाब और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे तबादला ख्याल और ये रटे रटाए और बने बनाए जुमले हैं जो सहाफ़ती ज़बान में चलते रहते हैं, वो इस दफ़ा भी दोहराए गए हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने यहाँ की मीडिया में देखी है वो थोड़ी सी अलार्मिंग है, वो ये है कि इस बार ईरानी इंतज़ामिया या शख्सियात या हुक्काम, चाहे वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मोहसिन रज़ाई हों या मसलन आप जनरल वहीदी हों, तो उनका ये इस दफ़ा अमेरिका पे ये जो रवैया था वो ज़रा सख्त था और पाकिस्तान को जैसे एक लिहाज से मुतवज्जे किया गया है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अब वो एटमी मुआहदे से लेके जो ओबामा के दौर से और फिर उसको जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फाड़ दिया और उसके बाद 2 दफ़ा मुज़ाकरात में जिस अंदाज में अमेरिका ने ऐन मुज़ाकरात में जंग मुसल्लत की, तो अब यहाँ के हुक्काम बड़े जिसे कहते हैं ना बुलंद लहजे में और भरपूर उसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अमेरिका कहीं उनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कि वो उनको फ़ोन करके लगा देता है कि जाओ डिप्लोमेसी करो और पीछे से अपने दूसरे मकासद हासिल करना शुरू कर देता है। और उसने अभी तक इस्लामाबाद 8 अप्रैल से लेके अभी तक कौन सा ऐसा वादा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा किया है? ठीक। क्योंकि आप ईरानी हुकाम के बकौल कि उन्होंने पाकिस्तान के हुकाम से मुखातिब होकर ये कहा है कि आप मीडिएटर हैं, बिल्कुल आप इसको साबित करें ना कि आप बार बार इसको लेके आते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ईरान के अंदर उसका खैर मकदम भी किया जाता है और आपकी डिप्लोमेसी की तारीफें भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मानते कुछ भी नहीं है, बिल्कुल करते वही कुछ है जो उनके अपने जहन में होता है, लेकिन बज़ाहिर डिप्लोमेसी चल रही है। तो इस लिहाज से एक जो डॉक्टर कालीबाफ की गुफ्तगू से जो चीज़ यहाँ पे मीडिया में आई है वो एक बड़ा खूबसूरत उनका एक जुमला था कि इक्तिसाद और सिक्योरिटी साथ साथ चलेंगे।
अब ये नहीं होता कि हम इक़्तिसाद को सिक्योरिटी पे कुर्बान कर दें या सिक्योरिटी को इक़्तिसाद पे कुर्बान कर दें। ठीक है। तो ये इस दौरे कुनवान से जो यहाँ की मीडिया ने जो कहा है, वो ऐसे लगता है कि बज़ाहिर तो बड़ा कामयाब करार दिया गया है, और होगा यकीनन उसके अंदर, क्योंकि इस तरह की किसी दौरे की कोई तफ़सीलात, कोई ब्रीफिंग तो आती नहीं है। बिल्कुल। सब लोग अपने-अपने तौर पे जो है वो इम्कानात और अंदाज़े ही लगा रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह स्ट्रेस सूरत हाल है, और उसके बाद फ़ौरन ओमान के भी जो है फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, और अपना हुर्मुज़ के उन्वान से कुछ पेशरफ्त जो नज़र आ रही है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो नतीजा खेज साबित हो। बिल्कुल, बड़ा अहम तरफ आपने इशारा किया, आपका पॉइंट आ गया। रज़ा बशीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये जो पोस्चरिंग है या जो एक ट्रेडिशनल ख़बरों का बाहर आना है एक ख़ास अंदाज में कि बहुत कॉर्डियल रहा, बायलैटरल जो इश्यूज़ थे उनके ऊपर बात हुई, फिर मीडिएशन के रोल पे भी बात हुई, ये तो बिल्कुल एक हम देखते हैं बड़ा जनरली ऐसी ही चीज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ईरान की का जो स्टांस है इन दिस वॉर, अब वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसे पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब ने, और ये इशारा भी किया कि क्लैरिटी मांग रहा है अब ईरान कि आगे क्या होना है, क्योंकि बार बार अमेरिका की तरफ से एक ही तरह का रवैया। आप कैसे देखते हैं एज अ सीजन डिप्लोमेट इस चीज़ को? क्या होगा अमेरिका की स्ट्रैटेजी, आपको क्या लगता है, क्या है, ईरान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकता है? इस पर प्लीज़ कमेंट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है जी। और जब भी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है तो जाहिर है सब लोग अपना सर भी खुजाते हैं और फिर कलम भी चलाते हैं और ज़बानें भी चलती हैं। जी। तो एक तरफ तो एक कनूतियत भी है कि अच्छा ये शायद एक पैटर्न है। ठीक। और ट्रम्प, अब देखें ना, हाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ यू लुक एट ट्रम्प। मैं अभी एक आर्टिकल देख रहा था, आई थिंक रिटन बाय जनान गणेश फॉर द फाइनेंशियल टाइम्स। तो अब वो उसमें एक नई टर्म की बात कर रहे थे, ट्रम्प्स प्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग व्हाट ट्रम्प डज। ठीक। तो वो भी ही वाज एट अ लॉस कि जो लोग कहते थे ना कि ये एक निजात दहिंदा हमारा आया है और इसमें जो अकल है और जो जीरकपन है, जो कि ये आम ये जो लिबरल स्नॉब्स हैं इनको तो नजर नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं। वो भी अब जरा परेशान है कि भाई ये इसमें से कुछ खास चीज निकल नहीं रही। जी। तो देखे ना, जैसे अब जंगी या हरबी जो मामला है, तो ये देखिए, ये इस तरह नहीं होता कि एक, अब ये बच्चे कंचे तो नहीं खेल रहे ना बैठ के कि भाई आपने जी मेरे मार्बल्स ले लिए हैं, वी स्टार्ट फाइटिंग एंड ऑल। मॉडर्न वॉरफेयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, और जो अभी तक हमें नजर आ रहा था, अ लॉट ऑफ दैट वाज थियोरेटिकल एंड ऑन पेपर। अब देखिए ना, जब F-35 बनता है तो हमें तो कोई नहीं बुलाता वहां पे। बिल्कुल। एयर मार्शल साहब को भी आई एम श्योर पूरी इंसाइट नहीं होगी। या रफाल की बात होती है तो वी हैव दिस फियर। वी टॉक अबाउट आयरन डोम है जी इजराइल के पास, और एक गैर मरीन में कुव्वत है। अब बड़े सारी दुनिया के फाइनेंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं और एक्सपैंड भी करेंगे। इससे मुझे इख्तलाफ है, ये आई थिंक वी गिव टू मच क्रेडिट। ठीक। एक तो भारत को भी, अखंड भारत और ये इजराइल जो है ना, इनमें इतनी जान नहीं है। अगर होती तो इनसे ना भारतीयों से कश्मीरी काबू आए हैं, ना इनसे जो है ना पैलेस्टीनियन संभाले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो इंशाल्लाह नहीं होगा। और इसराइल की जो सारी है ताकत है, मतलब तोते की जान जिसमें है, बिल्कुल, वो तो अमेरिका में है। और अमेरिका में जो नफरत फैली है, जो इवन जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं यार ये किन बेवकूफ़ों के पीछे हम लगे। बिल्कुल, देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रेड। बिल्कुल ठीक। तो उसको अब आप फाइनेंस नहीं कर सकते। ठीक। आप ठीक है कर लें, हर एक आप पैसे दे के मूवी नहीं बंद करवा सकते। बिल्कुल। तो अभी आप देखें ना, ये जो कैंडिडेट्स वगैरह आ रहे हैं जी, who are openly critical or even opposed to Israel, वो क्या है, मतलब है कि बीच में से सो वो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स। बिल्कुल। अब बात ये है कि इसमें करने वाली क्या बात है। देखिए, अमेरिका ने पहले भी साबित किया है कि अमेरिका बहरहाल एक जमहूरियत भी है, उसका एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म भी है। वहाँ पे ये है कि अगर कोई बंदा बहुत ही मतलब इतना अक्लमंद ना भी हो तो चले 8 साल के बाद या 4 साल के बाद चले जाते हैं। लेकिन आप देखें ना कि जैसे कटिंग योर लॉसेस वाली बात है, बिल्कुल ठीक। जो उन्होंने वियतनाम में भी किया, जी, फिर उन्होंने मतलब अफगानिस्तान में भी किया। जी। तो
ऊपर से चले मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है अब जी ये ना देयर इज अ प्लेथरा ऑफ लाइक इन्फ्लुएंसेस जी इजरायली भी जाहिर है वो एगिंग देम ऑन कि यार कुछ करो हमें बिल्कुल भी फिक्र है बिल्कुल तो उसमें ये है कि इजी सोल्यूशन देखे ना ये सारी जो इंसानी जो मामलात हैं जी अब हमारा जो ये अकीदा है एज मुस्लिम के बिल्कुल अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज है बेशक तो वो जब हमारे फुली ब्रिलियंटली एक्सिक्यूटेड प्लान्स दे दे फॉल्टर या फेल जी तो हमें अंदाजा होना चाहिए ना कि देर एक ह्यूमन फेलिंग होते हैं अब बिल्कुल इसमें करने वाली क्या बात है कि बस तो ये है कि अमेरिका इसको सिंपली विक्ट्री डिक्लेयर करके कि बिल्कुल हाँ जी ठीक ठीक है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं बस जी ठीक है और थोड़ा मतलब ईरानियों को भी थोड़ा ईज करें और इस तरह करके बिल्कुल ठीक ईरानी जो है आसानी से यू हैव टू अंडरस्टैंड वो जो देखिए मार्टरडम लॉजिक जो होती है ना जी अब पाकिस्तान में हमारे गले नहीं पक गए कह कह के यार ये गलत बात है लेकिन जो लोग कन्विंस्ड हैं जी उन पे उनके ऊपर असर नहीं होता बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर आपके ऊपर जरूर असर होता है बिल्कुल ठीक एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट ठीक अब उसके साथ जब आप दुकानदारों वाली लॉजिक के साथ मार्टेंडम वाले बंदे के साथ बात करें तो आप इसका रिलेट नहीं कर सकता बिल्कुल ठीक अब आपने कॉमन ग्राउंड बनाना है उसमें दुरुस्त देखे ना इफ आई हैड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक आपने एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के सिग्नेचर भी हुए फील्ड मार्शल साहब भी उसमें गारंटर के तौर पे जी मौजूद थे एटलीस्ट इन द बैकग्राउंड बिल्कुल नतीजा क्या हुआ तो बिल्कुल पाकिस्तान की साख को खतरा है इससे ठीक और पाकिस्तान हैज टू गिव टफ लव टू बोथ साइड्स बिल्कुल ठीक और उसमें ये नहीं है कि आए गए हाँ लेकिन व्हाट आई एम हार्टन्ड बाय इज कि मुझे लगता है जी कि ट्रम्प की जो अभी ये लेटेस्ट इंडिकेशन आ रही हैं कि चलें जी आप नए हॉर्मोज खोल दें जी बाकी हम कर देंगे तो उससे ये है कि देयर हैज बिन अ रेडिकल रीअसेसमेंट बिल्कुल और ठीक रिवीजन ऑफ द गोल्स ऑफ दिस वॉर अल्लाह करे बिल्कुल ठीक ऐसे ही हो जी ठीक और वो रिजीम चेंज और जनाब हमने बिल्कुल मुशर्रफ भाई सैयद करना है पूरे ईरानियों को उससे टल जाए दुरुस्त तो शायद सारे सुख का सांस ले सकें बड़ी अहम बाकी तो तरफ फिर इशारा ये है जी वो जी हाँ वो तो जी दमादम मस्त कलंदर हम तो हमें तो बिल्कुल पता है जब होता है बड़ी हमें तो आपने आदत है फिर इंपॉर्टेंट इनको क्यों पता ऑब्जर्वेशंस चल हमारे जाएगा साथ शेयर की बिल्कुल अल्लाह खैर बिल्कुल डॉक्टर फरहत आप भी इसके ऊपर एक शॉर्ट कमेंट कर दे आई एम सॉरी प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है लेकिन आई नीड योर कमेंट ऑन इट सवाल आपसे भी यही है ख़त्े के अंदर चेंजेस हैं पाकिस्तान का बड़ा रोल है नाउ इज़ द टाइम कि पाकिस्तान दोनों तरफ एक मज़ीद बैलेंस क्रिएट करे क्या कहेंगे थैंक यू सो मच बहुत मुफस्सिल किस्म की गुफ्तगू मेरे दोस्तों ने जी सारों ने जो पैनल में जी मौजूद है उन्होंने की जी इम्पोर्टेंट इज टाइमिंग्स जी आपको पता है इस वक्त जो हमारा इम्पैक्ट हुआ था जहां हमने 2 महीने का टाइम दिया था दोनों साइड से वो जी खत्म हो चुका है मिड टर्म इलेक्शंस हैं ठीक इसराइल में चेंज आने वाली है जी देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग इनसाइड यूएस ठीक बहुत सारी चीजें इसराइल में होने जा रही है इनसाइड पॉलिटिकल सिस्टम जी ईरानियों को इस वक्त लीडरशिप जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सामने बिल्कुल नजर आ रहे हैं मक्का पैक्ट हुआ ये होना था और ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट इज कि हाउ यूएस इज लुकिंग एट दिस रीजन किस तरह से वो रिजॉल्व करना चाहता है टू बी ऑनेस्ट वो इस तरह से बाहर नहीं निकलेंगे ना ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं और जी वो इससे इस पूरी वॉर से इस रीजन से विड्रॉ करें ठीक मिलिटरली वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जो एग्रीमेंट्स जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो उसको रिजॉल्व करने पड़ेंगे ठीक टू बी ऑनेस्ट वॉर और जो है ना नेशनल इंटरेस्ट वो कभी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होते बिल्कुल मुसलमान होना मुसलमान उम्मा होना मुसलमान वो जो एक विजन अक्सर लोग बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में हमेशा करते रहे मेरे फाजिल दोस्त इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे सर्व भी करते रहे रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द नेशनल इंटरेस्ट समटाइम्स जी नेशनल इंटरेस्ट को आपको जब परसू करने लगते हैं तो आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन योर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन योर इकोनॉमी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ठीक आपको वो बिल्ड करना पड़ता है तो इसके ऊपर हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा हमारा नेशनल इंटरेस्ट है विच इज अलाइंड विद हाउ वी save our borders, जी especially on the Iranian side, Afghan side, of course. हमारा जो eastern border, of course, so that is so much important for us to be saved. वो hegemonic जो designs हैं वो भी और Afghan side से भी, and then looking at how this Middle Eastern conflict is जी affecting all us. ठीक CDF जो प्रेजेंट हुए ईरान में बहुत सारे लोग उस चीज़ को मिस कर रहे हैं जी इस वक्त इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस जो सफ़र कर रहे हैं हम जी बिकॉज ऑफ दैट जो मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट है CDF की एक जो इम्पोर्टेंट प्रेजेंस वहाँ पर ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक है ऑफ कोर्स जी
alliance बिल्कुल। with the US, and also looking at the fact that how Pakistan should be able to save its national interest based on its own national interest. बिल्कुल And ठीक। of course, जहाँ पर वो of course security है, जी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन thank you so much for बिल्कुल। inviting me आई into नो, this program. आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो I गया, know. लेकिन आपके Thank you. बड़े वैलिड पॉइंट्स जो हैं उनसे हमारी नाजरीन मुस्तफ़ीद हुए हैं, बल्कि तमाम पार्टिसिपेंट्स की एक्सपर्ट ओपिनियन जो है बड़ी वैल्यूएबल थी। चारों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान को जो रोल हमें मिला है और ये जो रिस्पेक्ट ग्लोबली पाकिस्तान को मिली है, इसका सिलसिला जारी रहे और पाकिस्तान दुनिया की और ख़ित्ते के तमाम ममालिक की उम्मीदों पर पूरा उतरे और इस मामले का कोई हल निकालने में कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आज के दिलखराश वाक़े पे जो पिम्स के अंदर शहादतें हुई नौमौलूद बच्चों की, इस दफ़ा इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन हो, हुकूमत अपने जो मिनिस्टर्स हैं, जो अहदेदारान हैं, उनको ज़िम्मेदार भी ठहराए, वो अपने आप को भी अकाउंटेबल ठहराएं, ख़ुद भी एक एग्ज़ाम्पल बननी चाहिए। और जो हस्पताल की इंतज़ामिया है और जितने लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाए और उनसे सवाल पूछा जाए। हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे जब तक कोई लॉजिकल चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती और कोई ज़िम्मेदारान जो हैं वो इसकी प्रॉपर जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं कर लेते कि ये मामला ख़राब कैसे हुआ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।